नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 35 जिसमें कि बताया गया है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब इरेगुलर प्रोसीडिंग्स क्या है दोस्तों? चैप्टर 35 में इरेगुलर प्रोसीडिंग क्या होता है? तो इरेगुलर प्रोसीडिंग होता है कि मान लीजिए कोई कोर्ट है और उसने ट्रायल किया है लेकिन विदाउट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो प्रोसीडिंग इरेगुलर प्रोसीडिंग कहलाएगा। विदाउट मॉनेटरी जुरिडिक्शन, तो वो प्रोसीडिंग इरेगुलर प्रोसीडिंग कहलाएगा। विदाउट फिनेंशियल जुरिडिक्शन, विदाउट सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, तो वो जुरिडिक्शन इरेगुलर प्रोसीडिंग कहलाएगा। तो कहता है कि इरेगुलर प्रोसीडिंग यदि है कोई या किसी और वजह से प्रोसीडिंग मतलब जज का जुरिडिक्शन नहीं बनता है, फिर भी जज ने जजमेंट दे दिया है, तो वह इरेगुलर प्रोसीडिंग कहलाएगा। और यदि इरेगुलर प्रोसीडिंग है तो वह केस को प्रभावित नहीं करेगा। यदि जजमेंट हो गया है तो जजमेंट वो लागू होगा। कहता है इफ एनी मजिस्ट्रेट empowered by law to do any of the following things, namely to issue a search warrant, है ना, वो सर्च वारंट 94 में इशू करता है, सर्च वारंट इशू कर दिया है ना, और ऑर्डर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर किया है पुलिस को 155 में टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 126, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यदि पुलिस थाना में कोई डेथ होता है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तैयार करेगा। यदि सिविल में कहीं कोई डेथ होता है सिविल एरिया में, तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तैयार करता है। उसके बाद टू इशू ए प्रोसीडिंग अंडर 187 फॉर अप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट ऑफ सच जुरिडिक्शन। उसी तरह से आगे भी कई पॉइंट है कि टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, है ना, टू मेक ओवर ए केस। मेक ओवर क्या होता है? सेम रैंक या नीचे के रैंक को देंगे केस तो मेक ओवर। मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट के केस देगा तो कमिट बोलते हैं। टेंडर ए पार्डन अंडर सेक्शन 306, कैसे पार्डन किया जाता है कि भाई उसका कंप्लीस है तो पार्डन करो, टू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट करो, ताकि बाकी को सजा होगा तुम्हें एक को माफ कर दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सेक्शन 306। रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410, है ना, हाई कोर्ट करता है। टू सेल ए प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 और 459, तो इसमें क्या होता है कि इरोनियस इन गुड फेथ डज the thing in proceeding shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered। तो इस ग्राउंड पे कि वह empowered नहीं था, वो jurisdiction नहीं बनता था, set aside नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इरोनियस गलत है लेकिन उसने गुड फेथ ट्रायल कर दिया है, जजमेंट दे दिया है, तो उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि irregularities which vitiate proceedings, if any magistrate not empowered by law in this behalf does any of the following, namely, तो उसमें क्या होगा? प्रोसीडिंग को चेंज करने की जरूरत है। अटैचेज द सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, और जो एम्पावर नहीं था तो उसको क्या होगा? मीन्स हाई कोर्ट, हायर कोर्ट उसको चेंज कर सकता है जजमेंट को। इशू ए सर्च वारंट ऑफ इट फॉर डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी, तो उसको भी चेंज कर सकता है। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, या सिक्योरिटी डिमांड करता है ना, सुरक्षा, टू कीप द पीस, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। मतलब ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, डिस्चार्ज ए पर्सन लॉफुली बॉन्ड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, कैंसिल ए बॉन्ड टू कीप द पीस, कैंसिल करता है बॉन्ड को टू कीप द पीस, शांति बनाए रखने के लिए। मेक्स
an order for maintenance, है ना, makes an order under section 133 as a local nuisance, है ना, nuisance removal है 133 में, prohibit 143 repetition or continuation of public nuisance, make an order under section, है ना, under part C and D of chapter 10, take cognizance of offense, है ना, under section 190, tries an offender summarily, passes a sentence under section 325 proceeding recorded by another magistrate, decide an appeal, calls under section 397 for proceeding, or revised an order passed under section 446, and his proceeding shall be void. तो ये करेगा चीजें तो प्रोसीडिंग उसका वाइड हो जाएगा, इतना चीजें उसको नहीं करना है, ऊपर वाला चीजें कर दिया, कितना है 8-9 चीजें कर दिया तो प्रोसीडिंग वैलिड होगा, जजमेंट वैलिड होगा, ऑर्डर वैलिड होगा। यदि नीचे वाला 17 चीजें कर दिया, क्यों है 17 चीजें कर दिया तो प्रोसीडिंग इनवैलिड होगा। अब कहता है प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी सेट aside merely on the ground that the trial inquiry or other proceeding in the course of which it was arrived or passed, order को हो गया, जजमेंट को दे दिया गया है, took place in a wrong place, wrong session division, wrong district, wrong subdivision, other local area, unless it appears that such error had in fact occasioned in failure of justice. फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जजमेंट पे ऑर्डर पे हो गया तो जजमेंट ऑर्डर हो गया तो हो गया। उसके बाद कहता है कि नन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164, कहता है नन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 एंड 281। 164 क्या है? 164 का बयान सेल्फ कन्फेशन है, या रेप के केस में रेप के विक्टिम का बयान भी 164 का स्टेटमेंट कहा जाता है। इफ एनी कोर्ट बिफोर which a confession or other statement of an accused person recorded, purported to be recorded under section 164 or section 281, is tendered or has been received in evidence, finds that any of the provision of each of such sections have not been complied with by the magistrate recording the statement, it may, notwithstanding anything contained in section 91 of the Indian Evidence Act, take evidence in regard to such non-compliance and make it satisfied that such a non-compliance had not injured the accused in his defense on the merit, and that he duly made the statement recorded, admit such a statement. तो नन कंप्लायंस है तो एक तरह से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The provision of this section apply to the court of appeal, reference और revision। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि नन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन 164 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ एनी कोर्ट बिफोर विच confession or other statement of an accused person recorded, purported to be recorded under 164, has been received in evidence, finds that any provision under either of the such section have not been complied with by magistrate recorded the statement, it may not change anything contained in section 91. Take evidence in regard to such non-compliance, may, if satisfied that such non-compliance had not injured the accused in his defense on the merit that he had duly made the statement recorded, admit such a statement. The provision of this section apply to the court of appeal, reference and revision also. मतलब accused का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, है ना, इंजुरी नहीं होना चाहिए accused को,
तो इंजूरी यदि एक्यूज को नहीं है तो नॉन कंप्लायंस भी है, नॉट इंजोर्ड द एक्यूज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 164 के स्टेटमेंट। ठीक है, अब 164 में चलिए। 164 में भी बड़ा सेक्शन है भाई। 164 में क्या कहता है? 164 में कहता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और absence of error in चार्ज फ्रेम हम नहीं किया तो क्या होगा? नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर बाय ए कोर्ट और competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of charges, unless in the opinion of the Court of Appeal, confirmation or revision, failure of justice in the fact has been occasioned thereby, कि मतलब जजमेंट कुछ और होना चाहिए और निर्दोष को सजा मिल जाएगा, है ना? फेल्योर ऑफ जस्टिस हो गया है तो तब मतलब इनवैलिड ऑर्डर हो जाएगा, इनवैलिड जजमेंट हो जाएगा। अदरवाइज इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, तो कोई जजमेंट पे प्रभाव, ऑर्डर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉरी, इफ द कोर्ट ऑफ अपील confirmation revision is of opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, तो क्या होगा? in the case it may, in case of omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommended from the point immediately after the framing of the charge. In case of an error, omission, or irregularity in the charge, direct a new trial to be held, to be had upon a charge framed in whatever manner it may think, provided that, if the court is of opinion that the fact of the case are such that no valid charge could be preferred, then against the accused in respect of the fact provided, it shall quash the conviction. Provided the court, if the court is of opinion that fact of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of facts provided, they shall quash the conviction. है ना, कि उसमें कोई केस ही नहीं बनता है तो कन्विक्शन ही क्वेश कर देगा ना। उसके बाद लास्ट बट वन सेक्शन है 465, जिसमें कहता है कि फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन इरिवर्सेबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। फाइंडिंग मतलब जजमेंट और ऑर्डर जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता, कुछ छोटा मोटा एरर, छोटा मोटा ओमिशन हो, छोटा मोटा इरेगुलरिटी हो, क्लर्कल मिस्टेक हो, तो इसके कारण क्या जजमेंट को गलत माना जाएगा, ऑर्डर को गलत माना जाएगा? तो नहीं। Subject to the provision hereinafter contained, no finding, मतलब no judgment, no order, sentence or order passed by court of competent jurisdiction shall be reversed, shall be altered, मतलब ये altered नहीं किया जाएगा, है ना? By a court of appeal, confirmation, revision on account of any error, omission, irregularity in the complaint, summon, warrant, proclamation, order, judgment, or other proceeding before or during trial or in any inquiry or other proceedings under this code, or any error or irregularity in any sanction for the prosecution. Unless in the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasioned thereby, failure of justice हो जाएगा तब भले ही जजमेंट को चेंज कर सकता है, अदरवाइज जजमेंट ऑर्डर को चेंज नहीं करता किसी भी हालत में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड और एनी एरर और इरेगुलरिटी इन एनी सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन हैज ओकेजन फॉर जस्टिस, the court shall have regard to the fact whether the objection could or should have been read at the earlier stage in the proceeding. यदि किया जा सकता था तो अभी क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया?
तो उसको जजमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 35 का, है ना। मतलब इरेगुलर प्रोसीडिंग हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, तो बोली कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ एक्सेप्शन केसों को छोड़कर। तो डिफेक्ट और रीजन नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल, नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस कोड शैल बी डीम्ड अनलॉफुल, nor shall any person making the same to be deemed a trespasser on account of any defect or in account of any want of form in the summons conviction, writ of attachment or other proceeding relating thereto। ठीक है, कोई अटैचमेंट हुआ तो अटैचमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए कि सेक्शन 460 से 466 तक इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में देखें कि इरेगुलर प्रोसीडिंग है और कोर्ट ने थोड़ा बहुत इधर रहते हुए अच्छा काम किया है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो जजमेंट ऑर्डर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जजमेंट को रिवर्स कर दिया जाएगा, न्यूट्राइल भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बाय दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। मैंने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 466 466 है ना, इंडियन एयरफोर्स में किट इन्वेंट्री है, वहाँ तक कवर कर दिया। और सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 511 IPC का कवर किया। सेक्शन 1 से लेकर के शायद सेक्शन टोटल 167 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ तक कवर कर दिया। सारे सेक्शन मैंने कवर किया है और मेरे को बहुत खुशी होता है। हालांकि सब्सक्राइबर जितना मैं आशा करता हूँ उतना नहीं है, फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे तरह से किया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।